ठीक है, या अगेंस्ट ग्रेविटी होगी। डू नॉट चेंज पेशेंट पोजीशन रिपीटेडली, पोजीशन पेशेंट की जो भी बार-बार चेंज नहीं करेंगे। द पेशेंट शुड बी एज फ्री एज पॉसिबल फ्रॉम डिस्कम्फर्ट और पेन। पेशेंट जो है वो पूरी तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, मतलब किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट या पेन नहीं होना चाहिए। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्टेज जब टेस्ट कर रहा हो उस समय अगर उसको पेन हो रहा है या कोई डिस्कम्फर्ट है तो प्रॉपर्ली वो टेस्टिंग नहीं करवा पाएगा। It may be necessary to allow some patients to move or be positioned differently between tests। तो ये पेशेंट को हम लोग अगर नीड होगी तो अलाउ कर सकते हैं कि टेस्टिंग के बीच में पोजीशन को किस तरह से बदला जा सकता है ना। Patient position should be carefully organized so that position change in the test sequencing sequence on minimized। मतलब पेशेंट की जो पोजीशन है उसको आपको बहुत ध्यान से ऑर्गेनाइज करना है जिससे कि बार-बार पोजीशन उसकी बदलनी ना पड़े। पेशेंट पोजीशन मस्ट परमिट एडिक्वेट स्टेबलाइजेशन ऑफ द पार्ट और पार्ट बीइंग टेस्टेड बाय वर्च्यू ऑफ बॉडी वेट और विद हेल्प प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर। अब आता है जॉइंट पोजीशन क्या हो गया। जॉइंट पोजीशन इज आल्सो चेंज डिपेंड अपॉन देयर परफॉर्मेंस। डिस्टल पार्ट ऑफ द जॉइंट रिमूव, जॉइंट की पोजीशन जो होगी वो डिपेंड अपॉन देयर परफॉर्मेंस, के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको सेट करनी होगी। डिस्टल पार्ट्स ऑफ द जॉइंट रिमूव, हमेशा डिस्टल पार्ट जो जॉइंट का वो मूव करेगा। देयर इज द जॉइंट इन एंटी ग्रेविटी पोजीशन, अगर ग्रेड 3 में है तो जॉइंट आपका उसका एंटी ग्रेविटी पोजीशन होना चाहिए। देयर इज द जॉइंट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ग्रेड 4 में आप कर रहे हो तो देयर इज द जॉइंट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ग्रेड, ठीक है। पैर को अगर सीधा उठाना है तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा है, और उसी चीज को अगर हमें एलिमिनेटेड ग्रेविटी में करना है तो पैर को साइड में ले जाना है, मतलब आपका जो मूवमेंट हो रहा है वो ग्रेविटी के पैरेलल हो रहा है, मतलब आप ग्रेविटी एलिमिनेट हो गई। इस पोजीशन में ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क करना है, इसमें ग्रेविटी को एलिमिनेट करके वर्क करना है, पैरेलल टू ग्रेविटी वर्क हो रहा है। अब आता है स्टेबलाइजेशन। पेशेंट को स्टेबलाइज अवसर ड्यूरिंग परफॉर्म एंटी ग्रेविटी पोजीशन। पेशेंट को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है अपने आप को ड्यूरिंग परफॉर्म एंटी ग्रेविटी पोजीशन। तो एंटी ग्रेविटी का पोजीशन जैसे कर रहा है इस समय क्या करना है, पेशेंट को अपने आप को स्टेबलाइज करना है, अपनी पैर को हाथ को जितने भी उसके मसल्स है जॉइंट है उनको स्टेबलाइज करना होगा अपने आप, जिससे कि पैर को प्रॉपर उठा सके एंटी ग्रेविटी पोजीशन में। द हैंड प्लेसमेंट ऑफ द थेरेपिस्ट इज इंपॉर्टेंट। तो थेरेपिस्ट का हैंड प्लेसमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हैंड प्लेसमेंट कैसे होगा, प्रॉक्सिमल हैंड जो होगा पेशेंट का थेरेपिस्ट का एट ओरिजिन ऑफ मसल्स एंड प्रॉक्सिमल जॉइंट ड्यूरिंग स्टेबलाइजेशन, ठीक है। प्रॉक्सिमल हैंड जो होगा वो ओरिजिन ऑफ मसल्स पे होगा एंड प्रॉक्सिमल जॉइंट ड्यूरिंग स्टेबलाइजेशन। डिस्टल हैंड कहां पर होगा, डिस्टली ऑफरिंग रेजिस्टेंस और असिस्टेंट डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस। डिस्टल हैंड कहां पे होगा, डिस्टली ऑफरिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जहां पे आप देंगे असिस्टेंट जहां पे होगा वहां पे आपका डिस्टल हैंड होगा, और प्रॉक्सिमल हैंड एट ओरिजिन ऑफ मसल्स, ठीक है। जैसा कि आप दिया प्रॉक्सिमल हैंड आपके यहां पे और डिस्टल हैंड यहां पे, डिस्टल पोजीशन, ठीक है। इस सेम पोजीशन में यहां पे अगर एक्टिविटी करना है तो हेल्प करना तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ये पोजीशन बनेगी थेरेपिस्ट। अब आता है डेमोंस्ट्रेशन। डेमोंस्ट्रेशन का मतलब डेमोंस्ट्रेट द डिजायर्ड मूवमेंट, जो भी आप कराने जा रहे हो, जो भी आप पेशेंट को अप्लाई करने जा रहे हो या टेस्ट करने जा रहे हो वो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा, डेमोंस्ट्रेट करना होगा। डेमोंस्ट्रेट द डिजायर्ड मूवमेंट, थेरेपिस्ट डेमोंस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट और परफॉर्मेंस टू द पेशेंट। ये किस लिए जरूरी होता है, जिससे कि पेशेंट मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि आप उसके साथ क्या करने जा रहे हो, क्या टेस्ट करने जा रहे हो या क्या परफॉर्म करने जा रहे हो, तो इससे ये पहले से अपने आपको प्रिपेयर कर लेगा, तो आपको उसको कुछ भी कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिना बताया करोगे तो पेशेंट शायद रेजिस्ट करेगा, प्रॉपर आप चेक नहीं कर पाओगे कि पेशेंट ने पूरी तरह से अपनी पावर नहीं लगाई या जानबूझ के गलत परफॉर्म किया, तो आप वहाँ पे आपकी जो भी डायग्नोसिस बनेगी गलत हो जाएगी। इसलिए पेशेंट को पहले डेमोंस्ट्रेशन कर दीजिए, इसको हम क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है और किस तरह से करेंगे, सारी चीज डेमोंस्ट्रेट करने के बाद बनाएंगे तो आपका टेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। थेरेपिस्ट डेमोंस्ट्रेट द एप्लीकेशन मूवमेंट और परफॉर्मेंस टू द पेशेंट, जो भी मूवमेंट है या परफॉर्मेंस है वो सारी एप्लीकेशन को बतानी पड़ेगी, डेमोंस्ट्रेट करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेड ऑलवेज स्टार्ट विद ग्रेड 3, जैसे ग्रेड 3 से स्टार्ट करते हैं। इफ यू स्टार्ट विद एग्जामिन मसल पावर फर्स्ट यू शुड टेस्ट द ग्रेड 3, सबसे पहले ग्रेड 3 टेस्ट करते हैं। ये ग्रेड 3 मतलब नॉर्मल मूवमेंट हो गया,
आइसोलेशन ऑफ मसल्स शुड बी टेस्टेड। ठीक है, मसल्स आइसोलेशन आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। रेजिस्टेंस इज अप्लाइड स्लोली एंड ग्रेजुअली, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैनुअल रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वेट आर्म, अप्लाई प्रेजेंस opposite to the line of tool, apply force steady, it varies between the persons, use long even applied resistance whenever it possible। अब आता है चेकिंग नॉर्मल स्ट्रेंथ। नॉर्मल स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, थेरेपिस्ट टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल नॉर्मल साइड फर्स्ट। ठीक है, जब आपको इस पोजीशन आपके सामने होता है, इस पे आपको एमएमटी करनी है, मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस साइड में दिक्कत है उस पे चेक नहीं करेंगे, जिस साइड में दिक्कत नहीं है, जो पैर उसका नॉर्मल है, हाथ नॉर्मल है, उसको आप पहले चेक करेंगे, उससे आपको उसकी एक्चुअल पावर, उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। तो वही बात आप करेंगे, चेकिंग नॉर्मल स्ट्रेंथ। थेरेपिस्ट टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल नॉर्मल साइड फर्स्ट। Objectivity to therapist ability to palpate and observe the tendon or muscle response in very weak muscle। therapist क्या करेगा, ability to palpate करेगा and observe करेगा, देखेगा कि tendon और muscle response in very weak muscle, very weak muscles में कैसा response आ रहा है tendon और muscle। ठीक है, फिर आता है documentation। examiners complete testing documentation or record first, this will help for next step of treatment एप्लीकेशन। ठीक है, एंड हेल्प फॉर चेकिंग इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रीटमेंट। डॉक्यूमेंटेशन का फायदा क्या होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट एप्लीकेशन, कि आपको अगला ट्रीटमेंट क्या बताना है, किस तरह से अप्लाई करना है, एंड हेल्प फॉर चेकिंग इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, और इससे आपको क्या आपने जो ट्रीटमेंट किया उससे क्या इंप्रूवमेंट आया, ये भी आप इससे चेक करने में आपको मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ एमएमटी। पहला क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज। ठीक है, एलएमएम में हम लेते हैं एलिमेंट लोअर मोटर डिजीज होगी, उसको लोग या एमएमटी करेंगे। सेकंड क्या है, सम अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस तरह की बीमारियां होती हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अमाइलोइड लेटरल स्क्लेरोसिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, गिल्डेन सिंड्रोम एटसेट्रा। है ना, ये सारी बीमारियां जिसमें आपको एमएमटी की जरूरत पड़ सकती है, कर सकते हैं। सम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, कुछ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होते हैं, वहां भी आप कर सकते हैं। अब आता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एमएमटी। एमएमटी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, पहला है सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी केस में आप नहीं करेंगे। सेकंड है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ब्रेन इंजरी, जिस तरह के केस में वहां पे एमएमटी आप नहीं करेंगे। डिसलोकेटेड अनहील्ड फ्रैक्चर, ठीक है, कोई डिसलोकेटेड अनहील्ड फ्रैक्चर तो वहां पे नहीं करेंगे। मायोसाइटिस ऑस्टियोपैथी की कंडीशन अगर है वहां पे भी नहीं करेंगे। पार्किंसंस डिजीज अगर है वहां भी नहीं करेंगे। पेन है किसी तरह का पेशेंट को, पेन अगर बता रहा पेशेंट, तो वहां पे आप नहीं करेंगे। इन्फ्लेमेशन डिजीज इन मसल एंड और जॉइंट, तो नहीं करेंगे। इन्फ्लेमेशन किसी मसल्स में या जॉइंट में, वहां नहीं करेंगे। सीवियर कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिजीज किसी को है, तो वहां पे आप उसको एमएमटी को अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड करो। फिर संबंधित कहां है, सेरेब्रल पैल्सी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिसलोकेटेड अनहील्ड फ्रैक्चर, मायोसाइटिस ऑस्टियोपैथी, पार्किंसंस डिजीज, पेन, इन्फ्लेमेशन, सीवियर कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, इन सब में बिल्कुल भी आपको नहीं लेना। अब आता है इसके बाद सबलक्सेशन जॉइंट। जॉइंट सबलक्सेशन है तो वहां पे भी आप नहीं देंगे। हीमोफीलिया की कंडीशन है तो उसके लिए आप नहीं देंगे। ऑस्टियोपोरोसिस है तो वहां भी नहीं देंगे। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आपको एमएमटी नहीं करना है, क्योंकि बाई चांस के अंदर हेमरेज हो गया, कोई कंडीशन हुई तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी पेशेंट की। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन बहुत वीक होती है, तो उसमें भी नहीं करेंगे आप। सबलक्सेशन ऑफ जॉइंट है, जॉइंट सबलक्सेशन होता है, जॉइंट का जो वो है स्टेबिलिटी वीक है, वहां भी आप नहीं कर सकते, मतलब जॉइंट की जगह से हटा हुआ है। प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, पहला है कंसीडर्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, आपको प्रिकॉशंस को क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है कंसीडर करना, दिमाग में रखना है। सेकंड, डू नॉट हार्म। ठीक है, किसी भी तरह का पेशेंट को हार्म नहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से आपको करना, बी जेंटल। थर्ड है रिस्पेक्ट पेन। पेन का रिस्पेक्ट करना, पेन को तो ध्यान रख के आपको काम करना है, किसी तरह की तो समस्या पड़े ना पेशेंट को। फोर्थ, एग्जामिनर नो द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, एग्जामिनर को जो भी एग्जामिन कर रहा है, थेरेपिस्ट या जो भी डॉक्टर कर रहा है एग्जामिन, उसको रेंज ऑफ मोशन बताना चाहिए हर जॉइंट का। फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, जो भी इसका प्रिंसिपल का प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। उसका टेक केयर ऑफ पेशेंट्स कंफर्ट, पेशेंट का कंफर्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिकॉर्ड एक्यूरेटली, जो भी आप नोट कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है। एक्स्ट्रा केयर टेकन टू बिगिन द स्टेट एक्सरसाइज।
एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत है। एब्डोमिनल सर्जरी और हर्निया है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। न्यूली यूनाइटेड फ्रैक्चर कहीं हुआ है तो जगह पे आपको प्रिकॉशन लेना है। बोन या एंकाइलोसिस है, उस कंडीशन में भी आपको प्रिकॉशन लेना होगा। हेमेटोमा की कंडीशन अगर है वहाँ भी ध्यान रखना है। एक पेशेंट टेक मसल्स रिलैक्सर्स एंड और पेन मेडिकेशन, उसको भी आपको बहुत प्रिकॉशनरी काम करना होगा। फिर आप प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन का, किसी को प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन हुआ है वहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान से करना होगा। एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी टेकन विद रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट बट माइट अग्रावेट द कंडीशन। एक्स्ट्रा केयर जो है वो लेनी होगी आपको, अगर रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है वो अग्रावेट कर रहा है कंडीशन को, प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। पेशेंट विद हिस्ट्री एट रिस्क ऑफ हैविंग कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, और पेशेंट की हिस्ट्री है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स की, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। एब्डोमिनल सर्जरी या हर्निया है, सही कंडीशन है तो अब्डोमिनल टू अवॉइड स्ट्रेस ऑन द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। फटीग exacerbate the patient's condition, अगर फटीग होने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। पेशेंट विद एक्सट्रीम डिसेबिलिटी, फॉर एग्जांपल malnutrition, malignancy एंड सीवियर COPD, इन सब कंडीशन में आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा। अब आता है लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, एमएमपी। लिमिटेशन क्या है एमएमपी का? UMN region, upper motor neuron region में spastic muscles have poor control from higher centers, thus it's better to go or voluntary control rather than MM, ठीक है। Restricted range of motion due to TCT, transcranial problem, अगर सही कंडीशन है तो वहाँ पे TCTs can give faulty interpretation about MMP, thus in case always mention about the MMP within available range along with grade. Presence of pain and swelling, अगर कहीं पेन और स्वेलिंग आपको दिख रहा है, रिलीज द इंट्रा आर्टिकुलर टेंशन कॉजिंग इरिटेशन ऑफ जॉइंट एंड कैन इफेक्ट ऑफ एमएमटी रिजल्ट। वहाँ पर पेन है या स्वेलिंग को वहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, एमएमटी का जो आपको कर रहे हो वो सही नहीं आएगा। दिस केस ऑलवेज मेंशन्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ पेन अलोंग विद पेन। फिर आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एमएमटी गिव्स आइडियाज अबाउट क्वालिटी ऑफ कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नॉट एक्सेंट्रिक, दिस इज मोर फंक्शनल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमांड्स, पीडियाट्रिक एज ग्रुप बिलो 5 इयर्स है ना, इससे 5 साल से बच्चे को आप कमांड बोलो समझ नहीं पाएगा। आईक्यू, अगर जो भी पेशेंट का आईक्यू लेवल भी अगर ठीक नहीं है, हायर फंक्शन में सब चीज ध्यान रख के आपको करना है। स्ट्रेंथ वर्सेस एंड्योरेंस, एमएमटी की नॉलेज अबाउट ओनली द स्ट्रेंथ एंड नॉट एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ जो भी आपके एमएमटी आप चेक करोगे उससे स्ट्रेंथ पता चलेगी, एंड्योरेंस के बारे में पता नहीं चलेगा। सब्जेक्टिविटी, ओवरसाइट एंड फॉलोइंग मेथड्स आल्सो लिमिट द प्रोबेबिलिटी, शोइंग द कोऑर्डिनेशन, showing pictures of lost patient muscle contraction, showing the ability of client to use muscle power, showing the how much joint range of motion the individual is working through. अब आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? एक्सप्लेनेशन एंड इंस्ट्रक्शन जो भी है वो आपको पूरा देना है पेशेंट को। असेसमेंट ऑफ नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ आपको नॉर्मल जो है उसको चेक करके असेसमेंट करना है। प्रॉपर्ली पोजीशन द पेशेंट, पेशेंट को प्रॉपर्ली पोजीशन करना है। स्टेबलाइजेशन आपको रखना है अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन मूवमेंट एंड ट्रिक मूवमेंट, कन्वेंशनल मेथड्स, ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स, ये सब चीजें आपको ध्यान रख के प्रोसीजर करना है। प्रिपरेशन में आता है थिक और मैट टेबल फॉर टेस्टिंग मस्ट बी फर्म टू हेल्प स्टेबलाइज द पार्ट टू बी टेस्टेड। जो भी पार्ट टेस्ट करता है उसके लिए आपको मैट जो पढ़ाया जाता है उसको हार्ड होना चाहिए। द आइडियल इज अ हार्ड सरफेस, मिनिमली पैडेड और नॉट पैडेड एट ऑल। Hard surface will not allow the trunk organs to sink in. Friction on the surface material should be kept to a minimum. When the patient is reasonably mobile, plinth is fine, but its width should not be so narrow that the patient is terrified of falling or sliding off. When the patient is severely paralytic, a mat table is the more practical choice. The height of the table should be adjustable to allow the examiner to use proper leverage and body mechanics. Material needed include the following muscles test documentation forms: pen, pencil or computer terminals, pillows, towels, pads and wedges for positioning. आपको pillow
लिमिट गोनियोमीटर होना चाहिए कि रेंज ऑफ मोशन चेक करने के लिए, इंटरप्रेटर इफ नीडेड, असिस्टेंस ऑफ फॉर टर्निंग मूविंग और स्टेबलाइजिंग द पेशेंट, इमरजेंसी कॉल सिस्टम, रेफरेंस मटेरियल, सब चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं। अब आता है एक्सप्लेनेशन एंड इंस्ट्रक्शन। द थेरेपिस्ट डेमोंस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द मूवमेंट टू बी परफॉर्म्ड एंड passively move the patient in through the test movement, है ना, एक बार एक्सप्लेन करना पेशेंट को बताना है। असेसमेंट ऑफ नॉर्मल मसल, ऑलवेज असेस एंड रिकॉर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द अनएक्सपेक्टेड साइड limb to determine the patient normal strength। हमेशा आपका असेसमेंट करते समय पहले नॉर्मल लिम्ब का स्ट्रेंथ जो है आपको चेक करना होगा, जिससे कि उसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ क्या पेशेंट की आपको पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे लिम्ब पे चेक कर सकते हो। और द प्रॉपर्ली पोजीशन द पेशेंट, the patient is positioned to isolate the muscles of the substance to be tested in either gravity or against gravity position। थर्ड आता है stabilization। proximal hand, distal hand, कहाँ पे होगा, region of muscles and proximal joint during stabilization। distal hand distally offering resistance or assistance depend upon performance। जैसे मैंने बताया था, एक चीज आपको बात बताइए, the length or back papers for testing must be firm to help stabilize the part being tested। The site of attachment of the muscles origin should be stabilized, so the muscles have a fixed point from which to pull। Substitutions and trick movement are avoided by making use of the following methods। कोई भी substitution movement या trick movement नहीं करना है। The patient's normal muscles, for example, the patient hold the edge of the belt when the hip flexion is tested and uses the scapular muscles when unilateral flexion is performed। The patient's body weight is used to help fix the proximal part, shoulder or pelvic girdle during movement of the distal ones। The patient position, for example, when assessing hip abduction, strength and sideline, the patient hold the non-tested limb in hip and knee flexion in order to tilt the pelvis posteriorly and to fix the pelvis and lumbar spine। External forces, they may be applied manually by the therapist or mechanically by the device such as belt and sandwich। जो external force है वो therapist के द्वारा लगाया जाएगा या फिर mechanically लगाया जाएगा किसी device के थ्रू, sandwich या belt के थ्रू। Substitution and trick movement, when muscles are weak or paralyzed, other muscles may take over a gravity may be used to perform movement normally carried out by the weak muscles। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब आता है कन्वेंशनल ग्रेडिंग, कितना बचा है? ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, वक्त कंफ्यूजिंग हो जाएगा।